अस्सलाम वालेकुम। नेतन्याहू ने मिडल ईस्ट का जो मैप है वो रीड्रॉ करने की बात कर दी है। और उससे मुझे याद आया कि आज से 110 साल पहले भी दो लोगों ने मिडल ईस्ट का मैप रीड्रॉ करने का नाम लिया था और रीड्रॉ किया भी था। इस माहदे को जो कि 1915 में तरतीब दिया गया था, 1916 में इस एग्रीमेंट के ऊपर अमल स्टार्ट किया और 1917 में रशिया के तवस्सुत से हमें ये जो मुआहदा है ये मंजर आम पर आया था। इस माहदे को साइक्स पीको एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें मिडल ईस्ट के मौजूदा मुल्कों इस टाइम मौजूद जो मुल्क हैं उनकी वो ममालिक नक्शे पे उनका ज़हूर हुआ था। जबकि इससे पहले ये सारे के सारे ममालिक और अरब का जितना भी एरिया था ये सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया के अंडर आया करता था, जो 400 साल से वहाँ पे हुकूमत कर रही थी। कुछ ममालिक के वेस्टर्न फ्रंट पे जाने की वजह से, वेस्टर्न कंट्रीज़ के हाथ में जाने की वजह से उस सल्तनत उस्मानिया जो है वो उस टाइम थोड़ी सी वीक हो गई थी और वेस्टर्न कंट्रीज़ ये मौका तलाश कर रही थी कि खिलाफत उस्मानिया कमज़ोर हो और हम उनके उसके ऊपर कब्ज़ा करें। इस काम के लिए जो उस टाइम उस वक्त जो हैं आपके मक्का और मदीना के कस्टोडियन जो थे हाशमी ख़ानदान, जो वहाँ के शरीफ थे हुसैन इब्न अली, उनसे जब बात की गई और उनको ये ख्वाब दिखाया गया कि अगर आप हमारी मदद करते हैं सल्तनत उस्मानिया को गिराने में, तो हम आपको एक आज़ाद इंडिपेंडेंट अरब स्टेट को कायम करके आपके हवाले कर देंगे। उनके दो बेटे थे उस टाइम, एक का नाम अब्दुल्ला था और एक का नाम फैसल था। वो दोनों और हुसैन इब्न अली जो उस टाइम हाशमी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, बल्कि मौजूदा उर्दन के जो इस टाइम किंग अब्दुल्ला हैं वो भी बेसिकली इन्हीं के ख़ानदान से हैं। तो उन्होंने वहाँ पे खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत का अलम बुलंद किया, जंगें लड़नी स्टार्ट की, जिसमें वेस्ट की तरफ से उनको मुकम्मल जो है वो बेनिफिट दिया गया, उनको हर तरह से सपोर्ट की गई। और सिचुएशन ये बनी कि जिस टाइम उन्होंने बगावत के साथ साथ बगावत करते हुए सल्तनत उस्मानिया को तकरीबन तोड़ दिया और जब अरब की जो ये रियासतें थी वो उनके हाथ में पहुँच गई, तो उस टाइम वेस्ट ने अपना हाथ खींच लिया। और वही होता आया है आज तक कि हमारे मुसलमान हुक्मरान जो हैं वो वेस्ट की चापलूसियाँ करते और उनके पीछे भागते भागते इस हद तक गिर जाते हैं कि अपने ही लोग मरवाते हैं और बाद में पता चलता है कि फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हुआ है उनको। तो 400 साल बाद 1924 में जिस टाइम सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ और तुर्की एक सेकुलर स्टेट बन गया और बाकी जो एरियाज़ थे मिडल ईस्ट के उनके टोटे हो गए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बिलाद शाम जिसका ज़िक्र हदीस में भी आया है और जिसको आप एक्चुअल में अरब दौर में जिसको शाम कहा जाता था, उसमें आपका लबनान, उर्दन, यमन और आसपास के जितने भी इलाके थे, जिसमें इराक भी शामिल है, फ़लस्तीन भी शामिल है आपका, ये सारे इलाके मिल के बिलाद शाम बनाते थे। मौजूदा मुल्क इस टाइम आपको जो नक्शों पर नज़र आते हैं उनका ताल्लुक़ इस टाइम इतना ही है कि वो छोटी-छोटी स्टेट्स हैं जिनको साइक्स पीको एग्रीमेंट के तहत नक्शे पर उभारा गया था ताकि वेस्ट अपने टारगेट्स को अचीव कर सके, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। खैर, बात हो रही थी नेतन्याहू की, तो नेतन्याहू ने कहा है कि जी हम मिडल ईस्ट के नक्शे को रीड्रॉ करेंगे। वो एक ग्रेटर इसराइल वाली साइड पे जाना चाह रहे हैं, जिसके अंदर मिस्र का भी कुछ एरिया शामिल है, तुर्की का भी एरिया शामिल है, ईरान का एरिया भी शामिल है, इराक भी शामिल है, बीच में जॉर्डन भी शामिल है। तो ये वो कुछ एरियाज़ हैं जिसके ऊपर इस टाइम इनमें से बहुत सारे ममालिक तो आप जानते हैं कि वो इस टाइम ज़ुबान से तो अदा कर रहे हैं ये बात कि हम ईरान के साथ हैं, लेकिन हकीकत में उनके दिल वेस्ट के साथ ही हैं। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आपको सुनने को मिल रही हैं ना, वो हैं ट्रंप की तरफ से। कभी ट्रंप फरमाते हैं कि हम टेबल टॉक करेंगे, आप वापस आ जाएं, आके टेबल पे बैठें और बात करते हैं, और साथ में हम जो है वो न्यूक्लियर टॉक्स को दोबारा रिज्यूम करते हैं, जिसके ऊपर ईरान राज़ी नहीं है क्योंकि इसराइल ने सबसे पहले अटैक किया है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक मुल्क आपके ऊपर मिज़ाइल मार रहा हो और आप टेबल पे बैठ के जो है सीज़ फायर की बातें कर रहे हो। दूसरी तरफ कभी ट्रंप जो है वो ये कहते हैं कि अनकंडीशनल सीज़ फायर उनको चाहिए ईरान की तरफ से, जो कि वो भी मुमकिन नहीं है क्योंकि उसका रिज़ल्ट एट द एंड ऑफ द सिचुएशन यही निकलना है कि कोई भी मुल्क किसी भी टाइम आके ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है और ईरान को फिर उसमें बाद में दबा सकता है कि वो कुछ भी कर सकें। और इसराइल के मामले में तो ख़ास तौर पे ही नहीं हो सकता क्योंकि इसराइल मुसलसल पाया गया है कि सीज़ फायर की उसके नज़दीक कोई औकात नहीं, यूनाइटेड नेशंस की उसके नज़दीक कोई औकात नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की उसके नज़दीक कोई औकात नहीं है। इवन जब हम न्यूक्लियर आर्सेनल वाली साइड पे या यूरेनियम या न्यूक्लियर इनरिचमेंट वाली साइड पे जाते हैं, इनरिच्ड फ्यूल की तरफ जाते हैं, तो उसमें भी मुसलसल हर चीज़ को इग्नोर करने वाली कंट्री ईरान नहीं है बल्कि इसराइल है। अब इसराइल
इसराइल ना तो एनपीटी ट्रीटी को मानता है, ना ही IAEA को मानता है, ना ही जो है वो यूनाइटेड नेशंस को मान रहा है इसराइल। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, इसराइल ने इन सबको नज़रअंदाज करते हुए न्यूक्लियर आर्सनल अपने पास रखा हुआ है और उसके ऊपर कोई बात भी नहीं कर रहा। ईरान की तरफ से जो लेटेस्ट अभी अपडेट ये आई है वो ये है कि ईरान ने जो पहले भी ये कहा था कि हम टेबल पे आने को तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले जो अग्रेसर है, जो इसराइल है इस टाइम, वो अपनी हरकतें बंद करे, उसके बाद हम अपनी हरकतें बंद करेंगे, उसके बाद हम टेबल टॉक की बात कर सकते हैं, जबकि ऐसा होता कहीं नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि इसराइल को वेस्ट की तरफ से मुकम्मल ताउन हासिल है। ईरान, अरब ममालिक और मुसलमान ममालिक सारों में अकेला इस टाइम इसराइल का सामना कर रहा है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जिस टाइम ये सारी सिचुएशन 13 जून से स्टार्ट हुई थी, उस वक़्त 13 जून के बाद से लेके अभी तक ग्रेजुअली जहाँ पे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, ईरान की तरफ से टारगेट जो किए जा रही थी चीज़ें, जो स्ट्राइक्स, मिसाइल स्ट्राइक्स ईरान की तरफ से इसराइल पे की जा रही थी, वो ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई थी। लेकिन बाय दिस टाइम, कल रात तक की अगर हम बात करते हैं, तो मिसाइल स्ट्राइक्स की क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। तो कहाँ वो 100 या 150 मिसाइल एक टाइम पर फायर करना और फिर उसको कम करते करते कल तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक्स की जा रही हैं वो सिंगल डिजिट के मिसाइल में चली गई हैं। अब ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है या ईरान की जो स्ट्राइक करने की सलाहियत है वो वीक हुई है, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है, जो आज वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से भी रिपोर्ट आई है, वो ये है कि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है और ऑलमोस्ट तकरीबन $300 मिलियन का पर डे इसराइल को लॉस हो रहा है इस जंग में, ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में। ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि अभी तक जितनी भी स्ट्राइक्स हमने इसराइल के ऊपर की हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वार्निंग शॉट्स थे। हमने उसके अंदर स्पेसिफिकली अपनी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की, लेटेस्ट मिसाइल यूज़ नहीं किए और ना ही हमारी तरफ से किसी किस्म की प्यूनिटिव स्ट्राइक्स की गई हैं। जबकि उनकी उनकी जो वर्डिंग थी, जो कल रात ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आई है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इसराइल के ऊपर प्यूनिटिव स्ट्राइक्स जो हैं वो अभी आनी हैं। सेकेंडली, अमेरिका की तरफ से भी ये बात की जा रही है कि वो जंग में आ रहा है। अब वो जंग में आ रहा है या नहीं आ रहा, उसने कोई अभी तक कोई डिसाइसिव मोमेंट इस हवाले से अभी तक नहीं आई। ट्रंप की तरफ से बहुत सारी बातें सुनने को मिली हैं कि मैंने ईरान को कहा था ये कर ले, मैंने ईरान को कहा था वो कर ले, लेकिन ये बदमाशी है। बदमाशी से ना तो मुल्क चलते हैं, ना तो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बात की जा सकती है। डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बात हमेशा टेबल टॉक पे की जाती है और टेबल टॉक तभी होगी जब ये अग्रेशन और इसराइल की तरफ से जारी मिसाइल स्ट्राइक्स बंद नहीं हो जाती। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक बंदे को बुलाएं और उसको मारें और उसके बाद उसको कहें कि बैठ के बात करो और साथ में उसको मारते भी जाएं। ठीक है, तो अब सिचुएशन जो है ये एस्केलेट होती हुई तो नज़र आ रही है, वो साफ नज़र आ रहा है। ईरान की तरफ से भी कह दिया गया है कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरह इस जंग का हिस्सा बनने की कोशिश की तो सेंटकॉम या US सेंट्रल कमांड जो इस टाइम मिडल ईस्ट के अंदर प्लेस्ड है, वहाँ पे ईरान की तरफ से अटैक किए जाएंगे। अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए पॉसिबल आउटकम्स क्या बन रहे हैं? अब इसमें देयर इज़ अ 15 to 30% प्रोबेबिलिटी कि US इंटरवीन करेगा इस जंग के अंदर, और अगर US इंटरवीन करता है तो उसके बाद हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। ये सिर्फ एक कंट्री टू कंट्री वॉर नहीं रहेगी, ये रीजनल कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। इराक़ के अंदर US की जो बेसिस हैं उनके ऊपर ईरान और इराक़ की जो मिलिशिया है वो उसको टारगेट कर सकती है। लबनान वाली साइड से हिजबुल्लाह ने फ़िलहाल इस जंग से साइड पर रहने का ऐलान किया है, जबकि हमास की तरफ से भी अमेरिका को वार्निंग दी गई है, लेकिन हमास क्योंकि ख़ुद गज़ा में इस टाइम बिज़ी है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। सेकेंडली, अगर अमेरिका यहाँ पे नहीं आता और इसराइल की तरफ से ये बम्बार्डमेंट जारी रहती है, जिस तरह की स्ट्राइक्स अभी भी चल रही हैं, तो ये इक्का दुक्का इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं ये लॉन्ग टर्म चलेंगी अभी फ़िलहाल, क्योंकि इसराइली सोर्सेज़ के मुताबिक तो ये 14 डे का प्लान है जो इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक करना है। अच्छा, उसके बाद अब जो मेजर इस टाइम कंसर्न है दुनिया का वो यही है कि अगर अमेरिका या नेटो फोर्सेस जो हैं वो ईरान की इस जंग में शामिल होते हैं तो चांसेस हैं कि एस्केलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है और ये एक पूरा रीजन जो है वो वॉर के अंदर जा सकता है। और ये भी चांसेस हैं कि अगर ये ज़्यादा अरसा चला और ज़्यादा मुल्क इसमें शामिल हुए तो वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट हो सकती है, जिसके चांसेस 20 to 30% इस टाइम लग रहे हैं कि ये काम हो सकता है।
जहाँ तक बात है रिमेनिंग जो हमारी अरब कंट्रीज़ हैं जिन्होंने जो इस टाइम इसराइल के साथ डिफरेंट कंट्रीज़ मौजूद हैं जिसमें जॉर्डन, लबनान और सऊदी अरेबिया, इराक़ ये लोग शामिल हैं। तो इनकी तरफ से जो जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया है ज़ुबानी कलामी तो बहुत सारी बातें की जा रही हैं। इंडिया की तरफ से भी बार बार ये बात की जा रही है, ख़ास तौर पर उनके सोशल मीडिया पे, जो सोशल मीडिया उनके जो स्टेट रन सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से भी ये बात बार बार की जा रही है कि पाकिस्तान और चाइना पाकिस्तान और चाइना मिलिट्री बेसिस के ऊपर ईरान की हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे अकाउंट्स के साथ ये बात रिपोर्ट भी की गई है कि चाइना से मिलिट्री कार्गो प्लेन्स कार्गो लेके ईरान की तरफ गए हैं, जिन्होंने वहाँ पर ट्रांसपॉन्डर अपने बंद किए हैं और ये सारा कुछ हो सकता है। अब पॉसिबल आउटकम्स में जब हम आगे जाते हैं तो अभी फ़िलहाल जो करंट सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, जो इसराइल की तरफ से बार बार बात की जा रही है, वो ईरान की एक फोर्डो न्यूक्लियर साइट है जिसको वो निशाना बनाना चाह रहा है, और उसको निशाना बनाने के लिए फ़िलहाल जो म्यूनिशंस इसराइल को रिक्वायर्ड है उनके पास है नहीं। उसके लिए बेसिकली उनको बंकर बस्टर बम्स चाहिए जो उनके पास एक हद तक काम करने वाले तो हैं, लेकिन फर्दर इतना डीप जाने के लिए उनको अमेरिका की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी। और ये एमओपी म्यूनिशंस जो हैं वो इस टाइम सिर्फ अमेरिका के पास हैं, ऑल दो नेवल एक्टिविटी पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी है। यूके की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी इस टाइम अच्छी खासी नेवल एक्टिविटी आपको नज़र आएगी समंदर में, मिडल ईस्ट वाली साइड पे। जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ है वहाँ पे भी चांसेस हैं कि उसको भी ईरान बंद कर देता है। अगर ईरान उसको बंद करता है तो ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी, ख़ास तौर पे उन कंट्रीज़ के लिए जो हेविली ईरानियन या दूसरे ऑयल के ऊपर रिलाई करते हैं, क्योंकि ऑयल की ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ईरान वाली साइड से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की तरफ से होती है। और अगर वो होता है तो जो फ़ी बैरल जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो $150 प्लस जाने की जो है वो इम्कान है, इसका इकॉनमी के ऊपर बहुत हैवी किस्म का जो है वो इफ़ेक्ट पड़ेगा और जो दुनिया नहीं चाहती। तो अब लेट्स सी क्या बनता है। 3 सिनेरियोज़ हमारे पास आ गए हैं। एक सिनेरियो तो यही है कि जिस तरह की स्ट्राइक्स अभी चल रही हैं ये चलती रहेंगी, ईरान और इसराइल जो है वो एक दूसरे को अटैक और काउंटर अटैक करते रहेंगे। अमेरिका अगर बीच में आता है तो चांसेस ये हैं कि ये वॉर रीजनल वॉर के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। इसमें फिर बहुत सारे मुल्क लपेट में आएंगे और बहुत सारे मुल्कों ने अपनी तरफ से वार्निंग भी दे दी है इस चीज़ की। तेहरान से बहुत सारे मुल्क अपनी अपनी एम्बेसीज़ खाली करके जा चुके हैं। और तीसरा जो है वो यही है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ बंद होता है तो फिर इकोनॉमिक कंडीशन पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। बट लेट्स सी, मेरी असेसमेंट या मेरे से अगर आप पूछें कि एनालाइज तुम क्या कर रहे हो, तो मेरा ख्याल है कि आज की रात और उसके बाद फिर आज से लेकर मंगल और बुध अगले हफ्ते तक के जो हालात हैं वो ज़रा क्लियर करेंगे हमें कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। बहरहाल आज से लेकर और ट्यूसडे तक के जो दिन हैं, इन दिनों में हमें शायद अंदाज़ा हो जाए कि ईरान और इसराइल और अमेरिका और मिडल ईस्ट का पूरा जो ख़ित्ता है वो किस तरफ जाएगा, या ये जंग जो है वो किस सिचुएशन में दाखिल हो रही है। जो एस्केलेशन लैडर है वो उसके ऊपर जा रहे हैं हम लोग, या उससे नीचे उतरेंगे और ये मामला यहीं पे रुकेंगे, सीज़ फायर होगा, या ये मज़ीद जंग बढ़ेगी। अल्लाह हाफ़िज़।